गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे चर्चा की और लास्ट वीडियो में हमने आपको खास तौर से एलएच हार्मोन पर चर्चा की थी, टीएसएच हार्मोन पर बात की थी, एसीएच हार्मोन पर बात की थी, प्रोलैक्टिन हार्मोन पर आपसे बात की थी। एक बार फिर मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि एलएच हार्मोन जो होता है, ठीक है, एलएच जिसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए, एलएच जो हार्मोन होता है यह नर के वृषण में उपस्थित अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन हार्मोन के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एलएच हार्मोन जो होता है वो मादाओं के अंदर ग्राफियन पुटिकाएं जो होती हैं उनके परिपक्वन में सहायक होता है, ग्राफियन पुटिकाओं के परिपक्वन में सहायक होता है। दूसरा आपको बताया कि कार्पस ल्यूटेम के विकास में सहायक होता है, जिससे मादाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण की क्रिया में भी ये हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ये हमने आपसे बात की थी एलएच हार्मोन। इसके बाद बात की थी टीएसएच हार्मोन। टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच जो हार्मोन होता है, ठीक है, टीएसएच जो हार्मोन है वो मैंने आपको बताया थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उनके परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि में और उनके परिपक्वन में, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ठीक है। टीएसएच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और परिपक्वन में टीएसएच हार्मोन सहायक होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन का पूरा नाम है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि की कॉर्टेक्स की वृद्धि में सहायक होता है। साथ में एड्रिनल ग्रंथि की वृद्धि के साथ साथ उसके परिपक्वन की क्रिया में सहायक होता है। और उससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य एसीटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने आपसे बात की थी प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसे एलटीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एलटीएच हार्मोन का पूरा नाम है लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसे दुग्धजनक हार्मोन के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है। देखिए, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि की, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि की लैक्टोग्राफ सेल्स से होता है। किससे होता है? लैक्टोग्राफ सेल्स से होता है। आपको मैं बता दूं, एलटीएच हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मादाओं में गर्भ अवस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। साथ में शिशुओं के जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण की क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन मानव के अंदर तिलों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है और चकते के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो पश्चपाली द्वारा, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर बात करेंगे, या हम कह सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे बात करेंगे। देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है वैसोप्रेसिन और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
ADH हार्मोन और vasopressin हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन which is secreted by neurohypophysis. Is it right? देखिए देखिए लेसन नंबर 29 हमारा रेगुलर चल रहा है और आपको बताया था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय, इस बिंदु पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल सकते हैं, या हम इसको पोस्टीरियर लोब ऑफ क्या बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट राइट? तो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। पहला जो हार्मोन है उसे कहा जाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसका एक दूसरा नाम है हम बोलते हैं ADH हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं मूत्र विरोधी हार्मोन। इस ADH का पूरा नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, A4 एंटी D4 डाईयूरेटिक और H4 होता है हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन ने बोले तो इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम पीटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? पीटोसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली होती है, ये पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली होती है, इस तरीके की मैंने आपको बताया था, इस तरीके की ये वाली जो भाग होता है वो पश्चपाली होती है, और ये कौन सी भाग होता है, अग्रपाली होता है। पीयूष ग्रंथि की इसी पश्चपाली के द्वारा ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, देखिए आपको हमने बताया मानव के वृक्क के अंदर क्या पाई जाती है, अत्यंत सूक्ष्म नली के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, या उन्हें वृक्क नलिका भी कहते हैं। तो आपको बता दें, मानव के अंदर जो वृक्क नलिकाएं होती है यह नेफ्रॉन होती है। उस वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनरावशोषण जो होता है वो बढ़ जाता है। वृक्क की नलिकाओं के द्वारा या नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनरावशोषण जब मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब वृक्क नलिकाओं के द्वारा जल का पुनरावशोषण वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है, तो इसलिए इस हार्मोन को मूत्र विरोधी हार्मोन या ADH हार्मोन भी इसे कहा जाता है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं के द्वारा जब जल का पुनरावशोषण अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जब मनुष्य के अंदर वैसोप्रेसिन हार्मोन, जब मनुष्य में वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। ध्यान से सुनने की बात है। जब मनुष्य में वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाए? कम हो जाए,
तो मनुष्य के मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मनुष्य के मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मनुष्य के मूत्र के अंदर जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात जब मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मूत्र कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मूत्र डाइल्यूट हो जाएगा, मूत्र पतला हो जाता है। और रुधिर कैसा हो जाता है, उस स्थिति में मनुष्य के शरीर में गाढ़ा हो जाता है। तो मूत्र कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि मूत्र में जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र कैसा होगा, डाइल्यूट हो जाता है, तनु हो जाता है। कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, अर्थात पतला हो जाता है। मूत्र पतला हो जाता है और रुधिर कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, रुधिर कंसंट्रेट हो जाता है, डेंस हो जाता है। ठीक है, अर्थात कैसा हो जाता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है। बात क्लियरली समझ आ गई होगी। और इसको हम कहते हैं मूत्रलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूत्रलता, या इसे डाइयूरेसिस कहते हैं। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें तो क्या बोल सकते हैं, देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूं, डाइयूरेसिस, या इसे क्या कहते हैं, मूत्रलता। हम कहें कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में जब वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन का स्रावण अल्प मात्रा में हो, ठीक है, या मनुष्य के शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्र पतला हो जाता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है, जिस रोग को मूत्रलता रोग या डाइयूरेसिस रोग के नाम से जाना जाता है। ये हमने डाइयूरेसिस या मूत्रलता रोग, ये हमने आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी आपसे इसके बारे में चर्चा की थी कि मूत्रलता क्या है। तो ये डाइयूरेसिस किसके कारण होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मूत्र अधिक तनु हो जाता है, पतला हो जाता है, और रुधिर कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। देखिए, एडीएच हार्मोन की जब मात्रा कमी हो जाए, ठीक है, तो कमी होने पर मनुष्य के शरीर के अंदर मूत्र की मात्रा, ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर अधिक मात्रा में मूत्र का क्या होता है, मनुष्य के शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में मूत्र का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। एक बार फिर बता रहे हैं, जब मनुष्य के शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो मनुष्य के शरीर के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन क्या किया जाता है, अधिक किया जाता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से उसे जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा रोग है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, तो आपको बता दें, जब मनुष्य के शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो मनुष्य के शरीर के द्वारा मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन किया जाता है, मनुष्य के द्वारा अधिक मात्रा में मूत्र को त्यागा जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, जिससे जिस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से उसे जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण मनुष्य में रुधिर का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। रुधिर का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। इस हार्मोन में रुधिर का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पराशरण नियंत्रण जो केंद्र होता है, ठीक है, पराशरण जो नियंत्रण केंद्र होता है, हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि भाई एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन में रुधिर का दाब बढ़ जाता है। साथ में वैसोप्रेसिन का जो स्राव होता है, किसका स्राव होता है, वैसोप्रेसिन या एडीएच का जो स्राव होता है, उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के पराशरण नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के पराशरण नियंत्रण केंद्र के द्वारा वैसोप्रेसिन के स्राव का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो आपकी क्लियर समझ में आ गया है कि रुधिर का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, और वैसोप्रेसिन का जो स्राव होता है उसका नियमन हाइपोथैलेमस के पराशरण नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये हमने आपसे बात कर ली है कौन से हार्मोन के बारे में, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा पहला स्रावित हार्मोन है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन।
एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वे वृक्क नलिकाओं के द्वारा जब जल का पुनर्अवशोषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे मूत्र विरोधी हार्मोन कहा जाता है। जब मनुष्य के शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तब मूत्र पतला हो जाता है, ठीक है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है, जिसे मूत्रलता या डायूरेसिस डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने बताया जब एडीएच हार्मोन की मात्रा जब कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, तो मनुष्य के शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, जिस रोग को क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से क्या है, जाना जाता है। और एडीएच हार्मोन जो होता है वो मनुष्य में रुधिर दाब को बढ़ाता है। वह वैसोप्रेसिन के स्राव का नियमन जो किया जाता है वो हाइपोथैलेमस के पराशरण नियमन केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको एक बार फिर संक्षिप्त में रिपीट भी कर दिया है। देखिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन या दूसरा हार्मोन होता है पीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मादाओं के अंदर क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, कब होता है मैं अभी आपसे बात करूंगा। यह हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों के अंतिम गर्भकाल के, यानी कि स्त्रियों का जो अंतिम काल होता है, कौन से काल, गर्भाशय का जो यानी कि गर्भावस्था का जो अंतिम समय होता है, यह हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पीटोसिन जो हार्मोन होता है वो स्त्रियों के अंतिम काल में गर्भाशय की जो दीवारें होती है उनकी अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है। गर्भाशय की दीवारों की अनैच्छिक पेशियों का क्या करता है, संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों के गर्भावस्था के अंतिम समय में, ठीक है, यानी कि जब प्रसव होने को होता है उस दौरान गर्भाशय की दीवार जो होती है उनमें अनैच्छिक, ठीक है, जो पेशियां होती हैं उन अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है, संकुचन होने लगता है। और अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित जो किया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का क्या करता है, कार्य करते हैं। गर्भवती महिलाओं में लेबर पेन स्टार्ट करने में यह हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भवती महिलाओं में लेबर पेन या प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। और शिशु का जन्म होने के पश्चात, या हम कह सकते हैं प्रसव के पश्चात, गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, प्रसव के पश्चात जो गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो पुनः कैसी स्थिति में आती हैं, सामान्य स्थिति में लाने में भी ये हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय की दीवारों को पुनः कौन सी स्थिति में लाता है, सामान्य स्थिति में लाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यह स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्रावण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्रावण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। देखिए ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो महिलाओं के अंतिम काल में, ठीक है, गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उनकी अनैच्छिक पेशियों के अंदर संकुचन को प्रेरित करने का कार्य करता है। यह गर्भवती महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में क्या होता है, सहायक होता है, तथा शिशु के जन्म में क्या होता है, सहायक होता है। प्रसव के पश्चात गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उनको पुनः सामान्य स्थिति में लाने में यही हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। और स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्रावण की क्रिया में यह हार्मोन क्या करता है, दुग्ध स्रावण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए अब तक हम आपको पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, स्रावित होने वाले दो हार्मोनों पर आपसे बात कर चुके हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन और दूसरा हम आपसे बात कर चुके हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर। देखिए हम नेक्स्ट
अंतःस्रावी ग्रंथि पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हम दो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, देखिए बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की स्थिति कैसी होती है, कहां पर स्थित होती है मानव के शरीर में। थायराइड ग्लैंड पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की होती है, एक तो ये बात करनी है हमको। आकार कैसा होता है, शेप साइज कितनी होती है उनकी, साथ में उनकी संरचना के ऊपर आज हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपसे इनका डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। देखिए भी हाँ भाई, ये है श्वास नली, श्वास नली, ये हो गया हमारा कंठ। ठीक है, और ये संरचना जो आपको यहां पर दिखाई गई है इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये संरचना है, ये इनको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये दोनों थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये भी थायराइड ग्रंथि है और ये भी कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे गले के अंदर पाई जाती है, ग्रीवा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और जो श्वास नली होती है, श्वास नली होती है उसके अधर भाग पर और पार्श्व, ठीक है, अधर और पार्श्व में, ठीक है, श्वास नली से क्या होती है, ये जुड़ी होती है। तो आपको स्थिति पता लग गई कि थायराइड ग्रंथि की लोकेशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्रंथि की लोकेशन आपको पता लग गया है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव का जो ग्रीवा क्षेत्र होता है, गर्दन का क्षेत्र होता है, उस गर्दन के क्षेत्र में थायराइड ग्रंथि क्या है, पाई जाती है। श्वास नली होती है, ये श्वास नली का अधर भाग और पार्श्व भाग, श्वास नली के अधर और पार्श्व भाग से ये क्या है, थायराइड ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। थायराइड ग्रंथि मानव के शरीर के अंदर अधर और पार्श्व सतह से थायराइड ग्रंथि क्या होती है, जुड़ी हुई है। आपको मैं बता दूं थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्लैंड इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। अब अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो थायराइड ग्रंथि की जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितनी होती है, लगभग 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर होती है। थायराइड ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है, 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर होती है।
और अगर चौड़ाई की बात करें तो थायराइड ग्रंथि की चौड़ाई कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। और अगर थायराइड ग्रंथि के वजन की बात करें, भार की बात करें तो 25 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि का भार कैसा कितना होता है? 25 ग्राम होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, ये हो गया इसकी साइज के बारे में। अब हम इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं। भाई आकृति कैसी होती है? जिसकी जो संरचना होती है वो पालित होती है। पाली भी कितनी होती है? 1 और 1 2। तो ये दो द्विपालित होती है। थायराइड ग्रंथि की संरचना कैसी होती है? द्विपालित होती है और एच आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? एच आकार की होती है। अंग्रेजी का ये एच वर्ण होता है, ठीक है, तो एच आकार की होती है। तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है, द्विपालित और एच आकार की होती है। 2 पालियां, एक पाली ये रही, दूसरी पाली हो रही। तो ये 2 पालियों से मिलकर के बनी होती है। और कैसे आकार की होती है? एच आकार की होती है, ठीक है। और आपको बता दूं, इनका जो रंग होता है, थायराइड ग्रंथि का जो रंग होता है वो पिंक कलर होता है, गुलाबी रंग की होती है। कैसे रंग की होती है थायराइड ग्रंथि? गुलाबी रंग की होती है। थायराइड ग्रंथि कैसे रंग की होते हैं बेटा? गुलाबी रंग की होते हैं। बात ध्यान रखने की बात है। देखिए ये दोनों थायराइड ग्रंथि की जो दोनों पालियां होती हैं, ये दोनों पाली एक महासंयोजक सेतु होता है। एक महासंयोजक सेतु होता है, ठीक है। उस महासंयोजक सेतु के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। महासंयोजक सेतु के द्वारा ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसकी अगर संरचना देखें तो थायराइड ग्रंथि के अंदर अनेक छोटी छोटी ये गोलाकार क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। थायराइड ग्रंथि की जो संरचना होती है वो अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। ये छोटी छोटी गोलाकार जो संरचना होती है, ये इनको बोलते हैं पुटिका। तो अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुटिकाओं से मिलकर के थायराइड ग्रंथि की संरचना क्या होती है? बनी होती है। और इन पुटकों को, ठीक है, इन पुटकों की जो गुहा होती है, इन पुटकों, जैसे ये एक पुटक है, मैं इसको यहाँ बड़ा दिखा रहा हूं। ये एक पुटक की जो गुहा होती है उसमें क्या है? पीले रंग का द्रव पदार्थ। यानी कि इनके अंदर एक जो पुटक होते हैं, इनके पुटकों की गुहा जो होती है उसमें पीला जेली के समान पारदर्शी कॉलाइडल पदार्थ क्या होता है? भरा होता है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि की संरचना अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुटिकाओं से मिलकर के बनी होती है और इनकी पुटिकाओं की गुहा के अंदर पीला जेली के समान कॉलाइडल पदार्थ क्या होता है? भरा होता है। इस कॉलाइडल युक्त जो पदार्थ होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? आयोडो थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। आयोडो थायरोग्लोबुलिन के नाम से इसे जाना जाता है। आयोडो थायरो ग्लोबुलिन कहा जाता है, ग्लोबुलिन कहा जाता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि आयोडो थायरोग्लोबुलिन क्या है। मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि की संरचना अनेक गोलाकार, ठीक है, पुटिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इन पुटिकाओं की गुहा के अंदर, ठीक है, पीला जेली के समान, ठीक है, पदार्थ, जेली के समान कॉलाइडल पदार्थ का होता है? भरा होता है। इस कॉलाइडल युक्त जो पदार्थ होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसे आयोडो थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। इन पुटकों के बीच में, ठीक है, जैसे ये पुटक है तो इन पुटकों के ये बीच में आप देख रहे हैं, इन पुटकों के बीच में एक विशेष प्रकार के, ठीक है, इन पुटकों के जो बीच होता है या इन पुटकों के बीच में क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं इन पुटकों के बीच में संयोजी ऊतकों से बने हुए क्या पाए जाते हैं? स्ट्रोमा पाए जाते हैं। इन देखो इनके बीच, और जैसे ये है पुटक, एक पुटक गोलाकार, 2 और ये 3, तो इनके बीच में ये क्या है? संयोजी ऊतक है। मैंने आपको बताया कि इन पुटकों के बीच में क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतकों से बने क्या पाए जाते हैं? स्ट्रोमा पाए जाते हैं।
और स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रोमा के कुछ स्थानों पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें सी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। जिन्हें कौन सी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, सी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसी थायराइड ग्रंथि के अंदर आप देखिए 4 बटन के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये 4 बटन के आकार की जो संरचना पाई जाती है, इन चारों को क्या कहा जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। इस पॉइंट पर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात नहीं करें, हम इतने बता रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके अंदर ये पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो 4 बटन के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। क्लियर बात। मैं आपको बता दूं, महिलाओं के अंदर थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, पुरुषों में थायराइड ग्रंथि का आकार छोटा होता है। अर्थात थायराइड ग्रंथि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। एक बार मैं थायराइड ग्रंथि को दोबारा से बता रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि का एक दूसरा नाम है, इसे आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आउटू ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए थायराइड जो ग्रंथि होती है वो मानव के गिरवा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और श्वास नली के अधर और पार्श्व सतह से श्वास नली क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मानव के अंदर श्वास नली की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन कितना होता है, लगभग 25 ग्राम होता है, ठीक है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये 2 पालियों से मिलकर के बनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि की संरचना द्विपालित होती है और कैसे आकार की होती है, एच आकार की होती है। और इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का होता है। थायराइड ग्रंथि की संरचना में मैंने बताया कि थायराइड ग्रंथि की संरचना अनेक गोलाकार पुटिकाओं से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। इन अनेक गोलाकार पुटिकाओं की गुहा के अंदर गुलाबी जेली के समान कोलाइडल युक्त पदार्थ क्या होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया इन पुटिकाओं के अंदर कोलाइडल गुलाबी, ठीक है, इन पुटिकाओं के अंदर पीला जेली के समान कोलाइडल पदार्थ क्या होता है, भरा हुआ होता है। इन कोलाइडल युक्त पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है, आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। पुटकों के बीच में क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतकों से बने होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर मैंने आपको बताया कुछ स्थानों पर सी आकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ थायराइड ग्रंथि की संरचना समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे बात करेंगे। साथ में थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से मानव के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों पर आपसे बात करेंगे और थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावन से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से रोग होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।